साथियों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में लेखपाल भर्ती के बारे में आपको बताया गया था, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 5200 पदों के लिए आई हुई है और उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सामान्य गणित में जो हमारा सिलेबस है अर्थात पाठ्यक्रम है, उसको सर्वप्रथम हम समझ लें कि हमारी परीक्षा में क्या आना है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि हर परीक्षा के लिए सब कुछ पढ़ लिया जाए और हम जाके एग्जाम देना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं। सबसे पहले हमको सिलेबस पहचानना होगा कि हमको कितना पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना कि एग्जाम में आए और हम उसी की प्रैक्टिस करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो अंक गणित पहला पार्ट हम देखेंगे, एरिथमेटिक एंड स्टैटिक्स अर्थात अंक गणित एवं सांख्यिकी का ये जो पहला पार्ट होगा, जिसमें संख्या प्रणाली यानी संख्या पद्धति भी इसको पढ़ते हैं आप बुक्स में। नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके लगभग 6 से 7 चैप्टर जो बुक्स आप पढ़ते हैं, कोई भी बुक्स आर एस अग्रवाल वगैरह कोई भी, तो उसमें आप संख्या पद्धति पढ़ते हैं। तो ये जो सिलेबस लिखा होता है, इतने संख्या प्रणाली में ही कम से कम 6 चैप्टर आपके आ जाते हैं। जैसे आपसे कहें, संख्या पद्धति आ जाता है, सरलीकरण आ जाता है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल आ जाता है, योग अंतर गुणा भाग इबारती पे प्रश्न, मतलब काफी लंबा पार्ट ये कहा जा सकता है कि संख्या पद्धति है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो हर एग्जाम के लिए होता है, जिसका नाम है प्रतिशतता या प्रतिशत जिसको बोलते हैं, परसेंटेज। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि जो इसका सच में प्रतिशत का कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है। ठीक है, वो है हमारा लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की जब हम बात करते हैं, तो जैसे हम किसी चीज को खरीदते हैं और फिर उसको हम बेचते हैं, तो कुछ रुपए में खरीद कर कुछ रुपए में बेचते हैं, तो हमको कम या ज्यादा मिलता है, वो परिस्थितियों के अनुसार मिलता है। ठीक है, तो उसमें लाभ या हानि होता है। इसको ट्रिकी मेथड से हम प्रतिशतता और लाभ हानि को बताएंगे आपको। ठीक है, आंकड़े देखिए, ये कुछ ऐसे पोर्शंस हैं। ठीक है, इधर से देख लें आप, तो इधर के पोर्शन जितने भी हैं ये बहुत कम ही पढ़ाए जाते हैं आपके क्लासेस में, और मैं इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो चीज कोई नहीं पढ़ाता मैं इस पर और ज्यादा प्रेशर देता हूं, क्योंकि जहां आप कमी करते हैं इस एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि ये लेखपाल भर्ती है। ठीक है, वो भी राजस्व की। आते हैं आंकड़े, दिए गए आंकड़े को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी जनसंख्या के बारे में बताया जाता है, जनगणना होती है, तो अलग अलग तरीके से जनगणना होती है कि पशुओं की संख्या क्या है, मनुष्यों की संख्या क्या है, औरतों की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या क्या है, बच्चों की संख्या क्या है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या कितनी है, 10 वर्ष के आयु के बच्चों की संख्या कितनी है। ये हुए आंकड़े। और कुछ आंकड़े वर्गीकृत होते हैं, कुछ आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं, यानी जिनका कुछ आकलन होता है, एक पूरा किनारा होता है, जो कुछ नहीं होता। ठीक है, जैसे कि हम फल ले लेते हैं, तो कुछ में सड़े गले निकल जाते हैं, तो चाहे वो सड़ा गला सेब हो चाहे संतरा हो, सड़े गले में जाएंगे। ठीक है, अब वर्गीकरण कहां होता है, सेब अलग, संतरा अलग, आम अलग, तो उसको वर्गीकृत बोलते हैं। तो सर्वप्रथम हम आंकड़ों को समझेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद उनके तथ्यों का वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति विवरण की बात करेंगे कि कोई चीज कितनी बार दोहराई जा रही है, वही चीज आप बार बार दोहरा रहे हैं तो उसको बोलते हैं आवृत्ति विवरण। तालिका बनाना, उसके आधार पर हम चार्ट बना लें। चार्ट पेपर में कई तरीके से, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, 3 तरीके के हम चार्ट में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी तालिका से ही संबंधित ये है। आवृत्ति बहुभुज, ये तीनों हम कह सकते हैं कि इनका शेप बनाया जाता है कि किस तरीके से, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम देख लेंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये है, फिर इसके बाद यहाँ फिर कम फिर ज्यादा, तो इससे एक लाइन खींचेंगे कि किस तरीके से ये ग्राफ उतर रहा है या चढ़ रहा है या कम हो रहा है,
इसको हम बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं आवृत्ति बहुभुज बना लेंगे। ये आप पढ़े हैं, इनका नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसको हम माध्य, माध्यिका एवं बहुलक कहते हैं, अर्थात मीन, मीडियन, मोड, ठीक है अंग्रेजी में। तो ये पहला पोर्शन रहा हमारा किसका, अंक गणित का और सांख्यिकी का। इसके बाद हम आते हैं अलजेब्रा पे, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा में हम देखते हैं बीजगणित में कि लस मस, ठीक है। युगपत समीकरण, युगपत माने जोड़ा होता है, दो समीकरणों का जोड़ा, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई इज इक्वल टू, हाँ कितना ले ले भाई, 2। चलिए, तो ये जब भी आएंगे इनका अगर ये सिंगल इक्वेशन रहेगा, एक इक्वेशन रहेगा, एक समीकरण रहेगा, तो इसका हल संभव नहीं होता। ये हल तभी संभव होता है, अर्थात जितने चर होते हैं इसमें उतने समीकरण की आवश्यकता होती है। ऐसे युगपत समीकरण हो, युगपत मीन्स होता है जोड़ा, भाई हमेशा पेयर में रहते हैं। कुछ लोगों को आपस में जैसे मित्र होते हैं तो उनको बोला जाता है ना मजाकवश कि भैया ये तो हमेशा पेयर में रहते हैं, मीन्स जोड़े में रहते हैं। अब आते हैं द्विघात समीकरण की बात करते हैं। द्विघात का मतलब होता है जो समीकरण हो उसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, अर्थात x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक द्विघात बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, द्विघात समीकरण। ओके, फिर बात आती है गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय की। गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय की बात यही होती है कि x किसी भी बहुपद में, कोई भी बहुपद मान लीजिए जैसे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, ठीक है। तो इस बहुपद में x बराबर अगर 1 रख दिया जाए, मतलब जहां जहां x है वहां 1 रख दिया जाए, तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, मीन्स 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 और 1 2 हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस में, 2 to 0, मतलब ये बहुपद का मान क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। किसी बहुपद px में x का मान a रखने पर, a मतलब यहां 1 है, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो a रखने पर और बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये x इज इक्वल टू 1 को इधर ले आइए, x माइनस 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। तो गुणनखंड प्रमेय हो जाता है इस तरीके से। और गुणनखंड प्रमेय का ही एक विशेष भाग होता है जिसको हम कॉरलरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो गुणनखंड प्रमेय का एक विशेष भाग हो जाता है शेषफल प्रमेय। कुछ नहीं है, जैसे ये गुणनखंड प्रमेय है उसी तरीके से शेषफल प्रमेय भी है। मतलब अगर यही मान लीजिए बहुपद है हमारा, यही बहुपद है हमारा, और इसमें कह दिया जाए कि x माइनस 2 से भाग देने पर ठीक है शेष कितना आएगा, तो मैं आपको तुरंत बता सकता हूं 1 मिनट के अंदर, जिससे भाग देना है उसी को 0 कर दीजिए और यहां से x का मान उठाइए, उठा के पटक दीजिए इस पे, ठीक है। इस बहुपद px में जब x की जगह पे 2 पटक देंगे मतलब रख देंगे भाई, हाँ, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 1, ये तो गए भाई साहब, ठीक है, प्लस 1, यानी आप भाग देकर चेक कर लीजिएगा, शेषफल सदैव 1 आएगा। तो ये शेषफल की कहानी है, थोड़ा सा हम इसमें तेजी ले आएंगे प्रैक्टिस के साथ और इसका हम ट्रिक बताएंगे और तेजी से, ठीक है। अब आते हैं ज्योमेट्री पे, ठीक है। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की बात की जाती है। ज्यामिति में हम त्रिभुज जानते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय को आप जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में, जानते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, ठीक है। और बची खुची तीसरी भुजा हम कह सकते हैं जिस पर त्रिभुज टिका होता है उसको हम आधार कहते हैं। तो यही लंब कर्ण आधार की कहानी बताई जाती है पाइथागोरस प्रमेय में, अर्थात k स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द
ट्रायंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज के लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपको बता दें, यह केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए लगता है, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। आगे चलते हैं, विभिन्न आकृतियों की बात करते हैं जिसमें चतुर्भुज की बात की जाती है। तो एक आयत, आयत तो जानते हैं कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा वैसे भी बराबर होती है, एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो तो वो आयत कहलाता है। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो ऐसा समांतर चतुर्भुज वो क्या है, वर्ग है। समलंब, समलंब चतुर्भुज क्या होता है बताएं। समलंब चतुर्भुज, ठीक है, दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं, उसको हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज जानते ही हैं, दो भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं। वृत्त, वृत्त क्या है, वृत्त की परिभाषा में आप देखेंगे विभिन्न जगहों पे तो आपको परिभाषा नहीं मिलेगी, लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं वृत्त की क्या परिभाषा है। हाँ जी, वृत्त की अर्थात सर्किल की, कि किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर उपस्थित बिंदुओं का जो रास्ता होता है वो बिंदु पथ कहलाता है। निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर उपस्थित बिंदुओं का बिंदु पथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं तथा ये जो निश्चित दूरी है उसको त्रिज्या कहते हैं। और ये जो पथ होता है अर्थात रास्ता होता है, उनसे मिलकर जो आकृति निकल के आती है उसको वृत्त कहते हैं, लेकिन ये जो पथ की लंबाई होती है उसको परिधि कहते हैं। अभी केवल हम सिलेबस को आपको समझाना चाहते हैं, अभी इसके बारे में बहुत डीपली नहीं जाएंगे। अच्छा, इन जो उपरोक्त आकृतियां हैं, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर, चतुर्भुज, वृत्त, इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल, सॉरी आयतन नहीं है, हाँ आयतन सिलेबस में नहीं है क्योंकि इनका आयतन नहीं होता, ये 2D आकृतियां हैं, द्वि डायमेंशन की, ठीक है। तो हमारा मैथ का सिलेबस बहुत ही छोटा है, आपको लग रहा होगा कि पूरा बोर्ड भरा हुआ है, लेकिन ये सिलेबस बहुत ही छोटा है पढ़ने वालों के लिए, ठीक है सभी लोग पढ़ें। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे ये कहूंगा कि आप लोग गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे जाके आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अच्छा, मैं इसलिए अभी शुरुआत में अभी कह रहा हूं क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी जो हिम्मत है ऑनलाइन करने की, ठीक है, वो टूट जाएगी। वो हम सोचेंगे कि लोग हमको लाइक नहीं कर रहे हैं तो हम उस पर मेहनत क्यों करें, बताइए, आप खुद बताइए। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फ्री में YouTube चैनल पे फ्री में पूरा, मैं वादा करता हूं पूरा लेखपाल भर्ती का पूरा मटेरियल मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा फ्री में, ऐसा कोई नहीं कहेगा। अच्छा, आपको लगता भी होगा कि अभी नए नए आए हैं ये कह रहे हैं बाद में पढ़ाएंगे नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए, जो मैं कहता हूं वो करूंगा, उसको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। बस आपकी क्या जिम्मेदारी है कि लाइव क्लासेस अटेंड करिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा हिम्मत बने। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं भी अपना पूरा वादा नहीं करूंगा, ये बता दे रहा हूं, ठीक है। आप ईमानदार रहिए, मैं भी ईमानदार रहूंगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।